तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। जैसे कि मैंने कल एसएसटी का क्वेश्चन करवा दिया था और 8वें नंबर तक, तो उससे आगे आज करवाएंगा। ठीक है, मतलब एक करा दिया था कि लो एस किस प्रकार का संसाधन है, तो आणविकरणीय योग्य संसाधन है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है इसके, निम्नलिखित में से कौन सा उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्रों में उगाई जाती है। तो ये रोपण कृषि होती है, जिसमें लंबे चौड़े जगहों पर कृषि की जाती है। ठीक है, ज़्यादा जगहों पर कृषि की जाती है किसी एक ही चीज़ का। ठीक है, तो इससे क्या कैसे किस प्रकार की कृषि होती है, रोपण कृषि होती है। ठीक है, रोपण कृषि। फिर अगला है, झारखंड में स्थित कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है। तो झारखंड में जो स्थित कोडरमा है वो अभ्रक का सबसे ज़्यादा उत्पादक वाला क्या है, जिला। ठीक है, जिला है कोडरमा, एक जिला है झारखंड का। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन होगा, उद्योग पर्यावरण को कैसे प्रदूषित करते हैं। ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, 3 नंबर का है। तो उद्योग पर्यावरण को निम्नलिखित प्रकार से प्रदूषित करते हैं। वायु प्रदूषण, उद्योगों से निकलने वाले धुएं एवं जहरीली गैसें। ठीक है, उद्योगों से कौन सी गैसें निकलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड से वायु प्रदूषित हो जाती है। कार्बन मोनोऑक्साइड देखो लिख दिया है ना, एवं सल्फर डाइऑक्साइड के फैलने से अनियंत्रित तत्वों की सांद्रता वायु में बढ़ जाती है। फिर आता है जल प्रदूषण। क्या आता है, जल प्रदूषण, उद्योगों के कार्बन एवं अकार्बनिक अपशिष्ट जल एवं कचरे को नदियों में बहा देने पर जल प्रदूषित हो जाता है। ठीक है, फिर अगला है भूमिचरण, मतलब भूमि प्रदूषण कैसे होता है। सो देखो, तो उद्योगों के कूड़े कचरे जो कचरे निकलते हैं और नदियों के माध्यम से जब भूमि में जाते हैं, तो भूमि जब अपरदन होती है, बारिश के समय अपरदन की क्रिया होती है, उस समय भूमि का जो उसका जो क्षमता होती है ना, उसको घटा देती है। ठीक है, देखो यहाँ क्या लिखा है, उद्योगों के कचरे का भूमि में अधिक समय तक पड़े रहने के बावजूद भूमि का उपजाऊपन क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। ठीक है, फिर आगे देखो, ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण उद्योगों से निकलने वाले शोर। ठीक है, जब फैक्ट्रियों में काम होता है किसी मशीन में, तो उससे शोर जो निकलती है उसके कारण ध्वनि प्रदूषण होती है। तो यही है उद्योगों से होने वाले निम्नलिखित प्रदूषण। ठीक है, जल दुर्लभता क्या है और इसके मुख्य कारण क्या है। तो देखिए, जल दुर्लभता, हालांकि पानी एक असमाप्त होने वाला संसाधन है, पानी समाप्त नहीं होगा। सिंपल को सब लोग जानते हैं कि पानी समाप्त नहीं होगा, फिर भी इसके असमान वितरण, अत्यधिक मांग एवं दुरुपयोग के कारण जल दुर्लभ होता जा रहा है। मतलब पीने लायक जो पानी है, जिसे शुद्ध जल या मीठा जल के रूप में जाना जाता है, वो ज़्यादा नहीं है। ठीक है, पानी की कमी इस समस्या का हल दुर्लभता, पानी की कमी को क्या लिखा है, पानी की कमी इस समस्या को जल दुर्लभता कहते हैं। अच्छा, मतलब जब देखिए आप बता रहा है कि पानी अधिक से अधिक होते हुए भी जब उसकी दुर्लभता का एहसास होने लगे, तो उसे क्या कहते हैं, जल दुर्लभता। ठीक है, फिर आगे लिखा, जल दुर्लभता के निम्नलिखित कारण है। उसमें से पहला कारण है, वर्षा जल संग्रहण की विधियां विकसित नहीं हुई। ठीक है, जिसके कारण वर्षा जल बेकार चला जाता है। वर्षा जल का केवल 8.5% ही उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, निरंतर बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण, ठीक है, निरंतर बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता में कमी आई है। लगातार बढ़ते हुए उद्योगों के कारण जल का अत्यधिक उपयोग हो रहा है। ठीक है, जल का अत्यधिक उपयोग हो रहा है। भौम जल स्तर बहुत ही नीचा होता जा रहा है, जिसके कारण जल दुर्लभता होते जा रहा है। ठीक है, प्रदूषणों से नदियों का जल भी अब उपयोग में नहीं लाया जा सकता। ठीक है, जल का दुरुपयोग भी जल दुर्लभता कहलाता है, जल दुर्लभता को जन्म देता है। जल का दुरुपयोग ही जल दुर्लभता का जन्म देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रौद्योगिकी और आर्थिक विकास के कारण संसाधनों का अधिक उपभोग कैसे हुआ। ठीक है, और अगला यहाँ पे अथवा करके दिया हुआ है, चावल की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन करें। तो आपको ये दोनों क्वेश्चन याद कर लेना पड़ेगा। ठीक है, चावल की खेती के लिए जब 2025 में एग्जाम हुआ था ना, तो उस समय यहाँ पे आ गया था आपका क्या आया था, दूसरे क्वेश्चन आ गया था, फाउन इसने क्या था। ठीक है,
यहाँ चावल की खेती है, गन्ना से भी संबंधित आता है, तो सबको याद रखना पड़ेगा। इसका आंसर देख लीजिए, प्रौद्योगिकी और आर्थिक विकास के कारण संसाधनों का अधिक उपभोग निम्न प्रकार से हुआ। ठीक है, पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु हमारी कोई ना कोई आवश्यकता को अवश्य संतुष्ट करती है। जब प्रौद्योगिकी का विकास होता है तो इनके प्रयोग में भी वृद्धि हो जाती है, फलस्वरूप संसाधनों का अधिक दोहन होने लगता है। ठीक है, प्रौद्योगिकी और आर्थिक विकास परस्पर संबंधित होते हैं। प्रौद्योगिकी और आर्थिक विकास परस्पर संबंधित होते हैं। ठीक है, यथा इसके कारण संसाधनों का अत्यधिक उपयोग होता है। ठीक है, जब किसी देश में प्रौद्योगिकी के विकास के कारण आर्थिक विकास होता है तो लोगों के जीवन स्तर में सुधार होता है, फलस्वरूप मानवीय आवश्यकताएं बढ़ती है और संसाधनों का अत्यधिक उपभोग होने लगता है। जब मानव बढ़ेगा तो संसाधन का अत्यधिक उपभोग होगा ही होगा, है ना। जनसंख्या जिस तरह से भारत में बढ़ रहा है उस तरह से भारत में उपलब्ध संसाधनों की कमी होने की दिखाई दे रही है, दुर्लभता दिख रही है। ठीक है, आर्थिक विकास भी विभिन्न प्रकार के संसाधनों का अतिदोहन करने के लिए प्रेरित करता है, जिससे उनका दुरुपयोग भी हो जाता है। ठीक है, जिससे उनका दुरुपयोग भी हो जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, दिए गए भारत के रेखा मानचित्र पर निम्नलिखित को दर्शाइए। पहला है थार मरुस्थल, ठीक है। दूसरा है पृथ्वी तटीय मैदान। देखो, थार मरुस्थल, पृथ्वी तटीय मैदान, थार मरुस्थल, ठीक है, थार मरुस्थल। राजस्थान आपको याद रखना है, तो थार मरुस्थल वहीं पे, मरुस्थल मतलब रेगिस्तान वहीं पे है। ठीक है, अच्छा, पूरे विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो वो अफ्रीका में। कहाँ पे? वो अफ्रीका में, सहारा रेगिस्तान जिसे बोलते हैं आप लोग, अफ्रीका में। अफ्रीका में है विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान। ठीक है, कौन सा रेगिस्तान है? सहारा रेगिस्तान, सहारा, ठीक है ना, सहारा रेगिस्तान। यहाँ देख लीजिए, थार मरुस्थल ये हो गया। पूर्वी तटीय मैदान पूरब की ओर, ये उत्तर हो गया मेरा, ये पूरब हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया? ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया। ठीक है, ये पूरब हो गया, ये पूरब तटीय मैदान, पूरब तटीय मैदान देख लीजिए, पूर्वी तटीय मैदान। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन, ये सब को आपको करना नहीं है क्योंकि ये सब क्वेश्चन अब आता नहीं है। ठीक है, सामाजिक विभाजन किस तरह से राजनीति को प्रभावित करते हैं, उदाहरण दीजिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सामाजिक विभाजन निम्नलिखित तरह से राजनीति को प्रभावित करते हैं। भारत जैसे विशाल देश में, अच्छा बताइए, भारत किस देश का लिखित संविधान है सबसे बड़ा पूरे विश्व में? तो भारत का ही है। तो भारत जैसे विशाल देश में सामाजिक अंतरों का पाया जाने वाला स्वाभाविक है। लोगों में जाति धर्म आधार विभाजित है। ठीक है, भारत में जानते हैं आप लोग की, लेकिन देश का धर्म नहीं है। लोगों का धर्म हो सकता है देश के अंदर, लेकिन देश का कोई धर्म नहीं है, है ना। यही तो लोकतंत्र है। राजनीति दल किसी खास धर्म के लोगों का ही प्रतिनिधित्व करती है। भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं, अकाली दल, सिख और बहुजन समाज पार्टी निम्न वर्ग को बढ़ावा देती है। ठीक है, यहाँ देख लीजिए कौन से वर्ग हैं, किस तरह से लिखा गया यहाँ पे। राजनीति उस बात पर प्रभावित होती है कि राजनीति दल के नेता किसी समुदाय के मांगों को किस प्रकार उठाते हैं। उस समुदाय की जायज मांगे मानना आसान है जो संविधान में सम्मत है, मतलब सम्मिलित है। ठीक है, मतलब जो संविधान में लिख दिया गया है उसे किसान अपने रूप से मांग सकते हैं, वो जायज है। ठीक है, मतलब वो नियमानुसार है। इस बात पर प्रभाव बढ़ जाता है कि सरकार समुदायों की मांगों पर कैसी प्रतिक्रिया व्यक्त करती है। यदि समुदाय की जायज मांगे मान लेती है तो सामाजिक विभाजन देश के लिए कम खतरनाक होगा, लेकिन इसे राष्ट्रीय एकता के नाम पर कुचलती है तो परिणाम उल्टा हो सकता है। ठीक है, परिणाम उल्टा हो सकता है। श्रीलंका में सत्ता की साझेदारी की व्यवस्था में चर्चा कीजिए। ठीक है, भारतीय संघीय शासन व्यवस्था की विशेषताओं को चर्चा कीजिए। पहले मैं आपको बता देता हूँ, भारतीय संघीय शासन व्यवस्था
मैं आपको समझा देता हूँ पहले किस तरह से हुआ, ठीक है। तो भारतीय संघीय शासन व्यवस्था का अर्थ यहाँ पे बता रहा है कि भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था है। तो भारत में त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था है। त्रिस्तरीय कहने का मतलब क्या है, तो भारत में देखते होंगे आप कि एक तो होता है केंद्र सरकार पर, केंद्र होता है ना, फिर आता है हमारे राज्य सरकार पर, राज्य सरकार आता है, एक आता है क्या, केंद्र आता है, और दूसरा आता है स्थानीय शासन, ठीक है। मतलब मुखिया जो चुनाव होता है, प्रतिनिधित्व, स्थानीय निवासी प्रशासन जो होता है, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे बोला है कि उसी विशेषताओं को चर्चा कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कैसे लिखा है, भारत की संघीय शासन व्यवस्था की विशेषताएं निम्नलिखित है। भारत में शक्ति का बंटवारा विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में कर दिया जाता है। बिल्कुल, भारत में शक्तियां जो है सीमित एक लोगों के पास नहीं है, वो जो विधायिका के पास में भी है, ठीक है, कार्यपालिका के पास में भी और न्यायपालिका के पास में भी शक्तियों को एक एक करके विभाजित कर दिया गया, जिसके कारण सभी अपनी शक्तियों का सीमित उपयोग करके देश का संचालन करते हैं, ठीक है। फिर अगला पॉइंट लिखा है, भारतीय संघीय व्यवस्था में, ठीक है, सत्ता एवं शक्ति का बंटवारा कई स्तरों की सरकार में कर दिया गया, ठीक है। कहाँ क्वेश्चन था, क्वेश्चन कहाँ गए, आगे आ गए क्या, देखिए, भारत में सत्ता एवं शक्ति का बंटवारा कई स्तरों की सरकार में कर दिया जाता है। पूरे देश के लिए एक केंद्र सरकार होती है, मैंने बताया पहले ही, पूरे देश के लिए क्या होती है, केंद्र सरकार, ठीक है। राज्य सरकार होती है राज्य के लिए, केंद्र सरकार राज्य सरकार की अपेक्षा ज्यादा शक्तिशाली होते हैं, ठीक है। संविधान के केंद्र और राज्य सरकारों की शक्तियां का अलग अलग सूचियों में बांट रखा है, ठीक है, इसके अधिकारों को, ठीक है। भारत की संघीय व्यवस्था में सबको साथ लेकर चलने की संघात्मक सरकार है, लेकिन कुछ राज्यों का विशेष राज्य दर्ज भी दिया गया है। तो क्या है, भारत में तीसरे स्तर पर कोई सामुदायिक सरकार नहीं है, जो अलग अलग जातियों, धर्मों, शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं भाषाई हितों पर रक्षा करती है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दबाव समूह और राजनीतिक दल में क्या अंतर है, देख लीजिए इसका उत्तर सिर्फ आप लोग, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है ना, तो उत्तर देख लीजिए आराम से। अब मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आराम से समझा दूंगा, ठीक है। ये उतना नहीं क्वेश्चन आता, ठीक है, इसको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। हाँ, ये देख लीजिए अब आप, अर्थशास्त्र, प्रति व्यक्ति आय क्या है, ठीक है। तो जब किसी देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग दी जाती है तो उसे प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। देखिए, प्रति व्यक्ति आय इक्वल टू क्या होता है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है, क्या होगा, कुल आय। यहाँ पे देख लीजिए, एक कुल आय का ऊपर लिखाएगा यहाँ पे, और जो जनसंख्या है वो नीचे लिखाएगा, ठीक है। कुल आय बटा कुल जनसंख्या होता है, ठीक है, प्रति व्यक्ति आय। फिर अगला है, भारत में उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत निम्न कारणों से हुई, ठीक है। तो बड़े पैमाने पर खाद्य पदार्थों एवं खदानों में कमी, जमाखोरी, कालाबाजारी एवं खाद्य पदार्थों में मिलावट के कारण भारत में उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत 1960 दशक में हुई। भारत में उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत 1960 दशक में हुई थी, किसके कारण, क्योंकि जो बाजारों में, दुकानों में क्या हुआ था, जमाखोरी, कालाबाजारी, पदार्थों में मिलावट, है ना, खाद्य पदार्थों में मिलावट कर देते थे, जिसके कारण अपने स्वार्थ से, ठीक है ना, स्वार्थ के लिए। फिर उपभोक्ता जागरूकता की आवश्यकता तब अधिक महसूस की गई जब उत्पादक जो है, दुकानदारों ने उपभोक्ताओं के जीवन से खेलना शुरू कर दिया। अर्थात जब वस्तुओं में मिलावट कर दिया जाता है तो वो लोग कुछ नहीं देखते कि क्या मिल रहा है नहीं मिल रहा है, और जो उपभोक्ताएं रहती है, मतलब जो उपभोग करने वाले रहते हैं, उनके जीवन से खेलने का स्टार्ट कर देते हैं वो सब, ठीक है ना। एक तरह से देखिए, पैसा ज्यादा ले लो लेकिन मिलावट नहीं करो, ये सही है ना। फिर आगे देखिए, कर दिया तेल, घी, मसालों आदि में मिलावट करना शुरू कर दिया। अधिक कीमत लेना उतना हानिकारक नहीं जितना कि खाद्य पदार्थों में
मिलावट करना, मैंने बोला ना। 1960 के दशक में भारत में अनेक उपभोक्ता बनाए गए, अनेक उपभोक्ता संगठन बनाए गए हैं। तत्पश्चात भारत सरकार ने 1986 ईस्वी में उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम लागू किया। ठीक है, 1986 में भारत में उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम लागू किया गया, जो सामान्य रूप से कोपरा के नाम से जाना जाता है, कोपरा के नाम से। ठीक है, कोपरा के नाम से जाना जाता है। और 1960 के दशक में क्या किया गया था, तो 1960 के दशक में शुरू हुई थी उपभोक्ता आंदोलन। ठीक है, उपभोक्ता आंदोलन। जब पूछे कि उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम कब लागू की गई, तो 1986 और नहीं, हाँ 1986। और जब पूछे उपभोक्ता आंदोलन कब स्टार्ट किया गया, तो 1960 को। ठीक है, और इसे किस नाम से जाना जाता था, कोपरा। ठीक है, कोपरा के नाम से। तृतीय क्षेत्र अन्य क्षेत्रकों से भिन्न किस प्रकार है, भी भाई मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के रूप में आप मान लीजिए। ठीक है, तो तृतीय क्षेत्र जिसे सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। ठीक है, आर्थिक गतिविधियों का वह क्षेत्र जिसकी विभिन्न क्रियाएं आधुनिक उद्योगों की सफलतापूर्वक चलाने के लिए आवश्यक होती है, तृतीय क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, तृतीय क्षेत्र में जो क्रियाएं होती है, तृतीय क्षेत्र में जो क्रियाएं होती है वे प्राथमिक एवं द्वितीय क्षेत्रकों को सहायता प्रदान करती है। मतलब मान लीजिए प्राथमिक क्षेत्र में मेरा क्या हो रहा है कि गन्ना का क्या हुआ, कटाई हुआ। ठीक है, उसके बाद द्वितीय क्षेत्र में विनिर्माण अर्थात उसका जो है विनिर्माण किया गया। मतलब यहाँ पे मान लो गेहूं का मैंने किया। ठीक है, गेहूं का। ठीक है, गेहूं का किया, अब गेहूं से विनिर्माण किया गया उसे आटा के रूप में, और जब पैकेट है उसको परिवहन करने के लिए एक जगह से दूसरे जगह निर्यात करने के लिए किसका उपयोग किया जा रहा है, सेवा क्षेत्र का। शिक्षक भी एक क्या है, शिक्षक भी एक सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। जिस प्रकार शिक्षक हो गया, ट्रक ड्राइवर, ये सब जो होता है सब सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, अर्थात तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तृतीय क्षेत्र में वस्तुओं का नहीं बल्कि सेवाओं का सृजन किया जाता है। ठीक है, इसलिए इसे सेवा क्षेत्र भी कहते हैं, पहले बोल दिया। जबकि प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र में वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, इसलिए द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, उदाहरण, गन्ने का उत्पादन करना प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। बिल्कुल, मैंने बोला अभी गन्ना का उदाहरण भी दिया, क्योंकि गन्ने का उत्पादन प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके किया। ठीक है, गन्ने से चीनी बनाना द्वितीय क्षेत्र के रूप में आएगा। ठीक है, फिर उसको मूल्यवान बना दिया। अब चीनी के भंडारण को उसे विभिन्न विभिन्न जगहों पहुंचाने का कार्य जो तृतीय क्षेत्र में होता है। ठीक है, अब अगला देखिए, क्या कारण है कि कुछ कर्जदारों को कर्ज देने के लिए नहीं होते। मतलब ये सब क्वेश्चन जो है ना, सब क्वेश्चन अब नहीं आएगा क्योंकि सिलेबस से बहुत सारे चैप्टर हटा दिए गए हैं। तो पहले का क्वेश्चन था इसलिए नहीं आएगा, इसीलिए मैं करा दे रहा हूँ। कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नहीं है। ठीक है, देखिए कहाँ गया, ए रहा, आपदा प्रबंधन तो आप आता ही नहीं है। तो वीडियो यहीं तक सीमित रखते हैं। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कीजिएगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिसके कारण आने वाले अर्धवार्षिक परीक्षा की तैयारी मैं इसी वीडियो में करवा दूंगा। तो आने वाले हर एक वीडियो के लिए आपको नोटिफिकेशन पहले चला जाएगा इसलिए। और कमेंट कीजिएगा कि अगला वीडियो किस टॉपिक पर बनाया जाए। ठीक है।